पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम संविधान के भाग 3 पर विचार करेंगे। भाग 3 का विषय है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार क्या है, यह भारत के प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में लिखा गया है, जिसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, मनुष्य के जीवन में इन सारी चीजों का जो महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी रक्षा हो, इसी को मौलिक अधिकारों की रक्षा कहा गया है। तो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर खोजा जाए तो हम देखते हैं कि चाहे स्वाधीनता के आंदोलन के समय हो, चाहे उसके बाद भी हो, हर कोई भारत की श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के लिए राम राज्य का उदाहरण देते रहे हैं। तो वास्तव में राम राज्य क्या था? अपने 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम ने उन सब शासकों का शासन समाप्त करने का प्रयास किया जिन्होंने अपनी जनता का मौलिक अधिकारों का हनन किया था। फिर वो चाहे बलि हो, तो बलि का राज उससे छीनकर सुग्रीव को दिया गया। उन्होंने स्वयं राज्य नहीं किया, राज्य का अधिकार स्थानीय लोगों को ही दिया, स्थानीय उस व्यक्ति को दिया जो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके। यही बात रावण के स्थान पर विभीषण को स्थापित करने के पीछे है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में रावण असफल रहे। विभीषण से अपेक्षा की गई कि वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। और उसके बाद 14 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जब अयोध्या लौटने का प्रसंग आया, समय आया, उस समय उनको भरत की प्रतिज्ञा का स्मरण भी हो आया। भरत ने यह कहकर राज्य संभाला था कि 14 वर्ष पूरे होने के बाद मैं एक दिन भी आपके लिए प्रतीक्षा नहीं करूंगा, आपको आते ही मैं राज्य सौंप दूंगा, इसलिए आप एक दिन का भी विलंब न करें, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगा। तो भरत की इस प्रतिज्ञा का भी उन्हें ध्यान था। इधर विभीषण को राज्याभिषेक करवाकर समय जब तक पूरा हुआ तो 14 वर्ष होने को थे, एक आध 2 दिन ही साथ में थे, और इसलिए 2 दिन के भीतर अपने स्थान पर अयोध्या पर कैसे पहुंचा जाए। तो उस समय शायद लक्ष्मण ने या और लोगों ने भी यह प्रश्न भी उठाया था कि हे राम, अब अयोध्या जाकर क्या करोगे? पता नहीं भरत इतने वर्ष राज्य करते करते राज्य के प्रति आसक्त हो चुके हो और वो वापिस आपको राज्य सौंपे या नहीं सौंपे, इसका भी कोई विश्वास नहीं हो, तो ऐसे समय वापिस जाने की आवश्यकता क्या है? यह प्रश्न भी उठाया गया। उस समय उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरी जन्मभूमि जो है वही मेरे लिए स्वर्ग से भी प्रिय है, और इसलिए मैं जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा। और यह विश्वास था उनको कि भले ही सत्ता का उपभोग करते हुए भरत सत्तालोलुप होने की शंका लोगों के मन में हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भरत ऐसा नहीं करेंगे। और शायद इसी को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में इस बात को स्पष्ट किया है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई
भरत के समान तुम भी मुझे प्रिय हो, तो लक्ष्मण के समान या शत्रुघ्न के समान या इन दोनों से हटकर और किसी के समान न कहकर भरत के समान क्यों कहा है? तो इसका कारण यही माना गया है कि राज्य के प्रति मोह न रखते हुए जिनके अधिकार में इस राज्य का होना जरूरी है उनको यह राज्य सौंपा जाए। यह जो उदारता है, यह जो मन की शुद्धता है, इस शुद्धता के प्रतीक भरत थे और इसलिए भरत ने यह राज्य सौंपना ही है, यह निश्चित विश्वास होने के कारण एक दिन के भीतर अयोध्या पहुंचने का विचार जब राम ने विभीषण के सामने रखा तो तुरंत पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई और यहां नंदलाल बोस ने उसी राम राज्य की स्थापना के लिए पुष्पक विमान में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता ये तीनों जा रहे हैं, इसको चित्रांकित किया है। यह स्पष्ट है कि राम राज्य की स्थापना करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ आदर्श या सर्वश्रेष्ठ प्रतीक स्वयं राम ही हो सकते हैं और इसलिए भाग 3 पर राम राज्य का प्रतीक इस रूप में भगवान राम का अयोध्या गमन यह जो दिखाया गया है यह बहुत ही अर्थपूर्ण है और इस अर्थपूर्ण बात को जब हम देखते हैं कि आज की शिक्षा व्यवस्था में कई शिक्षालय, कई शिक्षा के केंद्र ऐसे भी हैं कि जो हर व्यक्ति में राम का अस्तित्व है, इसकी अनुभूति हो, इसलिए कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं जिसमें कहा गया है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो जहां के बच्चे बच्चे में हम राम देखते हैं या राम की अपेक्षा करते हैं, वहां राम राज्य स्थापित हो, यह अपेक्षा अगर नंदलाल बोस ने की हो और उसके कारण ही मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी, यह विश्वास स्पष्ट किया हो, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत गहराई से इस संविधान को पढ़ा है, बड़ी गहराई से इसके भाव को जाना है और इसीलिए हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन, इसको लिखते समय मेरे मन में जो बात आई वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। संविधान में जो शब्दों में लिखा गया है, ये तो मैंने पहले ही कहा है कि कानूनी भाषा होने के कारण वो थोड़े जटिल है, लेकिन चित्र जो संदेश देते हैं वो ज्यादा स्पष्ट है और इसलिए इन चित्रों की व्याख्या निश्चित रूप से संविधान को समझने के लिए हमारे और आपके लिए उपयोगी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आपने बड़े धैर्य से भाग 3 के इस विषय को सुना। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पर भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो या कोई सुझाव आपके हो जो आप देना चाहे, तो निश्चित रूप से इस पर आगे भी चर्चा होती रहनी चाहिए, आगे भी विषय को विस्तार मिलना चाहिए, इस पर विमर्श भी होना चाहिए, यह आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बड़े गौर से सुना। अब हम भाग 4 की ओर बढ़ेंगे।